नमस्कार दोस्तों, साल 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अगले 2 सालों के लिए लोगों के मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, कई विपक्ष नेताओं को जेल में डाला जाता है और इतिहास का ये हिस्सा भारतीय लोकतंत्र को टर्निश्ड करने वाला एक काला धब्बा माना जाता है। लेकिन इमरजेंसी घोषित करने के पीछे सटीक कारण क्या थे, क्यों किया गया ऐसा और इसे इतना भयानक क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि साल 1975 पहली बार नहीं था जब देश में इमरजेंसी घोषित की गई हो। इससे पहले 1962 के भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। हालांकि 1975 में घोषित इमरजेंसी बाकी दोनों इमरजेंसी से अलग थी, क्योंकि ये युद्ध या किसी एक वजह से नहीं थी। इसमें अनेक कार्यक्रम हुए थे, घटनाओं के कई क्रम थे जिनका परिणाम 1975 की इमरजेंसी थी। घटनाओं का ये क्रम वास्तव में 1969 में शुरू हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही थी। 1969 में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इसका मतलब था कि सरकार उन बैंकों की ओनरशिप ले लेगी प्राइवेट कंपनी से। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फिर आपने किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं और अचानक सरकार कहती है कि अगले दिन से ये कंपनी सरकार की हो जाएगी, तो जाहिर तौर पर आप इसका विरोध करेंगे। अब इसी तरह जेआरडी जैसे कई बिजनेसमैन और निवेशकों और शेयरधारकों ने राष्ट्रीयकरण के इस फैसले को विरोध किया। 18 जुलाई 1969 को सरकार ने इसे एक अध्यादेश के माध्यम से पारित करने का निर्णय लिया, लेकिन जल्दी सरकार को एहसास हुआ कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और राष्ट्रपति को 20 तारीख को अपना कार्यकाल छोड़ना था। इसलिए अध्यादेश का मसौदा जल्दबाजी में तैयार किया गया और संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। आप साफ देख सकते हैं कि इस नीति को इंदिरा गांधी देश के कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण मानती थी। इंदिरा गांधी का ये तर्क था कि यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो देश में जितने भी बैंक में इंदिरा गांधी का तर्क ये था कि यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो बैंक देश में हर जगह पहुंच सकेंगे और सबसे गरीब नागरिक को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। कोई लाभ कमाने वाली कंपनी कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वे अब पहले मुनाफे के बारे में सोचती है। मूल रूप से ये समाजवाद बनाम पूंजीवाद और उनके फायदे और नुकसान के बारे में है। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंकों के शेयरधारक इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तब एक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इसके शेयरधारकों में से एक थे आरसी कपूर। इस फैसले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसे एक छोटी सी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है उन 14 बैंकों के साथ भेदभाव कर रही थी जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये बहुत था शेयरधारकों के साथ अन्याय के लिए, और इस प्रकार अध्यादेश न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है। यहाँ इंदिरा गांधी सरकार बनाम अदालतों की लड़ाई शुरू करे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं हमारे देश में लोकतंत्र में विधायिका और न्यायपालिका में से कौन अत्यधिक शक्तिशाली है, या आपकी राय में कौन अधिक शक्तिशाली होना चाहिए? यदि दोनों के बीच संघर्ष होता है तो इस संघर्ष में कौन जीतेगा? इसका कोई आसान जवाब नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन पूरे इतिहास में दोनों ने एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश की है और अक्सर बिल्कुल अविश्वसनीय तरीकों से। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी सरकार के अध्यादेश को खारिज कर दिया तो सरकार अगले साल संविधान में नया संशोधन लेकर आई और इन संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कुछ साल बाद इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी ऐसा ही मामला चला। प्रिवी पर्स के संबंध में दोस्तों प्रिवी पर्स भारत में रियासतों के शाही परिवारों को दिया जाने वाला भुगतान हुआ करता था। एक समय ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जब
सरकार ने 1947 में सभी रियासतों का एकजुट करके भारत बनाया था, तब एक शर्त रखी गई थी कि जब उनके शासक परिवारों को भारत सरकार द्वारा भुगतान दिया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी को यह भुगतान पसंद नहीं आया, इसलिए उनकी सरकार ने प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया, लेकिन यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका। इसलिए सरकार एक नई तकनीक लेकर आई। वे उद्घोषणा के साथ सामने आए कि रियासतों को इस रूप में मान्यता देना बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब था कि देश में अब कोई शासक परिवार नहीं होगा, इसलिए प्रिवी पर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस उद्घोषणा को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने एक और संवैधानिक संशोधन जोड़ा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि शासक परिवारों के लिए प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया जाएगा और इस प्रकार न्यायालय का फैसला पलट दिया गया। ये 1971 में हुआ था। इसके बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि तब शाही परिवार इस फैसले से काफी नाराज थे, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़कर इस फैसले का विरोध किया। अब उसी समय पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी थे, उन्होंने गुड़गांव से चुनाव लड़ा, लेकिन 5% वोट भी उन्हें नहीं मिल पाई। दूसरी ओर एक अन्य शाही परिवार विजयराज सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने चुनाव लड़ा और उन्होंने 1971 का चुनाव जीता। ये ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने अंततः इमरजेंसी घोषित करने के निर्णय को प्रभावित किया। वर्ष 1971 की बात करें तो यही वे साल था जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव जीती और इस बार बन जाता है एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री। उसके तहत सत्ता का केंद्रीकरण स्पष्ट था और ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री थे। इंदिरा गांधी द्वारा उनका चयन इस आधार पर किया गया था कि वे किन को पसंद करती हैं। दोस्तों 1971 ही वह साल था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भयानक असर पड़ा, महंगाई बढ़ी, आवश्यकताएं वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। इसी समय कांग्रेस पार्टी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसमें भ्रष्टाचार घुस गया था। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव ने खुद इस पर इशारा किया था। राज्य सरकार में भ्रष्टाचार बदतर था। 1974 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे, उनसे जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया। गुजरात में लोग उन्हें चिमन चोर कहने लगे और लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, बसें जला दी गई, दुकानें लूट ली गई और पुलिस पर हमला कर दिया। इस नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये तत्कालीन राज्य सरकार को भंग करने के लिए गुजरात के लोगों को एक मजबूत मांग थी। इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार को भंग कर दिया। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इससे एक साल पहले 1973 में भयानक अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट हुआ था। इसकी वजह से 1974 में एक कच्चे तेल की कीमतें 300% तक बढ़ गई थी। एक बार फिर आम लोगों पर असर पड़ा और विनाशकारी महंगाई देखने को मिलने लग रही थी। उसी वर्ष बिहार में भी छात्रों द्वारा गुजरात जैसा आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व जेपी नारायण ने किया। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया और बिहार सरकार के भंग करने की मांग की गई। एक अन्य नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 दिन की रेलवे हड़ताल की। रेल कर्मियों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और बेहतर वेतन की मांग के लिए इसमें 17 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल बन गई थी। लोग अपने दिल की बात कह रहे थे, जिससे इंदिरा गांधी का सिंहासन कांप रहा था। ये उस विरोध प्रदर्शन के कुछ नारे थे। एक साल बीत गया लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने दबाव के कारण गुजरात सरकार को भंग कर दिया था, वैसा वे बिहार में नहीं करती। दरअसल उनका दावा ये था कि आंदोलन लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें विदेशी वित्त पोषित राष्ट्र विरोधी आंदोलन कहा जा रहा था, लेकिन विरोध जारी है। लगातार हड़तालें, विनाशकारी महंगाई, अंतहीन
विरोध प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के आरोप। आप 1975 में देश की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। मानो ये सब पर्याप्त नहीं था, मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में से एक और बड़ा झटका लगता है। बात यह थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ पिछले 2 साल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था। ये मुकदमा समाजवादी चुनाव प्रत्याशी राजनारायण ने दायर किया था। इन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रायबरेली की इसी सीट से चुनाव लड़ा। राजनारायण भी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उन्हें इंदिरा गांधी के खिलाफ इस केस के लिए ज्यादा जाना जाता है। राजनारायण ने सीधे तौर पर इंदिरा गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर चुनाव में अपनी सीटें जीती हैं, कि उसने मत पत्रों में हेरफेरी करी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ 14 अपराध दर्ज केस हुए, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इनमें से केवल 2 के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। पहला अपराध यूपी सरकार का इस्तेमाल एक विशाल निर्माण के लिए करना था, आप भाषण देने के लिए मंच, और दूसरे गुनाह था उसका चुनाव एजेंट यशपाल चुनाव के समय भी कपूर सरकारी कर्मचारी थे। इन 2 अपराध की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट घोषित कर दी 0 के रूप में, और इंदिरा गांधी को लोकसभा की सीट से हटा दिया गया। फिर अखबार ने ऐसा छापा जैसे अदालत के फैसले ने प्रधानमंत्री को मूल रूप से उनकी सीट से हटा दिया गया है, यातायात टिकट उल्लंघन के कारण। मूल रूप से ये कह रहे थे कि अपराध नगण्य था और इसका परिणाम बहुत बड़ा था। चूंकि ये निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था, इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया। वे ये मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ करो या मरो का आंदोलन शुरू हो रहा है। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था कि 24 जून के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। दोस्तों, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की अपील पर सुनवाई हुई और जजों ने कहा कि उनके सारे विशेष अधिकार वापस लिए जा सकते हैं, कि वे अगले 6 वर्षों तक न तो वोट डाले और न ही चुनाव लड़े, लेकिन वे अगली सुनवाई तक प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। कोर्ट के बयान के बाद सड़कों पर हंगामा मच गया और विपक्ष के विरोध को तीव्रता पर बढ़ गई। कुछ कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी के पक्ष में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो रैली निकाली जा रही थी, उनमें से एक रैली का नेतृत्व जेपी नारायण ने किया था। उन्होंने छात्रों से बाहर आकर विरोध करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों के पुलिस की बात मानना बंद करने का आग्रह किया और पुलिस को सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना से कहा कि वे सरकार के आदर्शों को स्वीकार करें। ये एक प्रकार का सविनय अवज्ञा थी, लेकिन क्या इसके वर्णन में आपको कोई दूसरा शब्द याद आता है? आंतरिक अशांति। यदि आप भारत संविधान के अनुच्छेद 352 को पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा होता है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मतलब कि भारत में 3 वजह से आपातकाल घोषित किया जा सकता है। पहला कारण यह था कि अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करता है, और दूसरे कारण है बाहरी आक्रमणता, अगर कोई देश भारत पर हमला करता है, और तीसरा कारण था कि अगर देश में विद्रोह हो जाए। भारत में घोषित की गई पिछली 2 आपात स्थितियां युद्ध के कारण पर आधारित थी, लेकिन 1975 के इस आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति को एक कारण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 25 जून 1957 को इंदिरा गांधी ने अपने कुछ मंत्रियों से सलाह ली और उन्होंने सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली में अहमद को एक लिखित नोट भेजकर अनुरोध किया कि वे देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा करें। तीसरा कारण आंतरिक अशांति का प्रयोग, और वे ऐसा करता है 25 जून की रात को कुछ ही घंटों के भीतर मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी और चरण सिंह सहित कई विपक्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उस रात दिल्ली में अखबारों के दफ्तरों को बिजली काट दी ताकि अगले दिन
कोई अखबार न छाप सके। अगली सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा की तो वास्तव में इसके कई मूल कारण और कारण थे, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले में इंदिरा गांधी की कुर्सी और जेपी नारायण के नारे को अमान्य करार दिया गया, जो मूल रूप से ट्रिगर पॉइंट बन गया, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई। या आप कह सकते हैं कि वे आपातकाल घोषित करने की उचित ठहराने के लिए इंदिरा गांधी के लिए बहाने बन गए। अगले 2 वर्षों में जो हुआ वे अपने आप में ऐतिहासिक है। इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय काल कहा जाता है। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, वहीं विरोध प्रदर्शन जारी रखने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 लाख से अधिक निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कई विपक्ष नेताओं और कार्यकर्ता भूमिगत हो गए। चुनाव में देरी हुई। आरएसएस और जमात ए इस्लामी जैसे कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कई कांग्रेसी नेता जो आपातकाल के खिलाफ बोल रहे थे, जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे, उन्हें पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया गया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। उस समय एक और डरावनी चीज थी कि सामूहिक नसबंदी कार्यक्रम। शुरुआत इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने की थी। देश की जनसंख्या कम करने के लिए सरकार ने कुछ पुरुषों की जबरदस्ती असुरक्षित तरीके से नसबंदी कर दी। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों को राय में देश में कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुए। ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान रेलगाड़ियां हमेशा समय पर चलती थी, हर कोई समय का पाबंद था और कारोबार कुशलता से चलता था। शायद इसका एक बहुत ही सरल कारण यह था कि जो लोग आपातकाल से गुजर रहे थे वे उससे पहले के वर्षों को भी झेल चुके थे। जैसा कि मैंने कहा, उसके समय मुद्रास्फीति भयानक थी, नियमित विरोध प्रदर्शन होते थे और रेलवे में हड़तालें आम थी। तो जाहिर है आपातकाल घोषित होने और सभी विरोध प्रदर्शनों को आंदोलन को रोक दिए जाने के बाद कोई हड़ताल नहीं हुई और ट्रेनें समय पर थी और उद्योगों ने भी कुशलता से काम किया। यही कारण है कि कुछ उद्योगपति जैसे जेआरडी आपातकाल को लेकर टाटा के सकारात्मक टिप्पणियां दी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बारे में अपनी राय बदल दी। 21 मार्च 1977 को आखिरकार आपातकाल खत्म हो गया और चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी सीटें हार गए और जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई। ये पहली बार था कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी ने भारत में सरकार बनाई। ये दूसरी कहानी है कि सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 1980 में दोबारा चुनाव हुए और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई, लेकिन इस बार उनकी आर्थिक नीतियां काफी बदल चुकी थी। शायद उसने अपना सबक सीख लिया था। मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।